जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका डिफेंस क्रैकर विद नवीन में स्वागत करता हूं। देखो, गत पिछली क्लासों में हमने जेनेटिक्स टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की थी। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए उसी से संबंधित अन्य कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन पर भी आज एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और साथ ही उस पर एक विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो देखो, हमने कल जिस टॉपिक पर बात की थी वो क्या था? हमारा टॉपिक्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पर हम बात कर रहे थे, यानी कि अनुवांशिकी। अब देखो, अनुवांशिकी का मतलब क्या है कि कोई भी लक्षण, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनरेशन टू जनरेशन स्थानांतरित हो रहे हैं, हस्तांतरित हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। अब इन अनुवांशिक लक्षणों का कोई ना कोई क्या होता है? वाहक होता है, ठीक है। तो देखो, जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। एक देखो, हमारे शरीर में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। और दूसरे होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, इन पर हम समझेंगे और इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड पे और फिर हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम पर। अब देखो, शरीर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सिंपल सी बात है कि किसी भी जीवधारी का जो शरीर का निर्माण होता है वो किससे होता है बच्चों? सेल से। देखो, सेल हमारा टॉपिक नहीं है, सेल मतलब कोशिका, लेकिन इनको समझने के लिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, जीवधारियों की जो, या कह सकते हो मानव प्रजाति की या किसी भी जीव की जीवन की मूलभूत इकाई, या कह सकते हो आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। यानी हमारा जो शरीर है वो अत्यंत सूक्ष्म इकाई, कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर ब्लड, ब्लड से मिलकर ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स यानी से मिलकर हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। तो मानव जीवन की या किसी भी जीवधारी की जीवन की सबसे बेसिक आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। और इसी कोशिका में न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं और क्रोमोसोम भी होते हैं, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म रूप में। जैसे हम बात करें, देखो, सेल में ही क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं किसके? कोशिका के। और इसी में एक पार्ट होता है हमारा क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड ही को हम किसने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। एक है हमारा डीएनए और एक है हमारा आरएनए। हमने हाई स्कूल और इंटर की क्लासों में इन पर डिटेल में पढ़ा भी होगा, पढ़ा भी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स कंपाउंड का मिश्रण होते हैं, या जटिल कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होते हैं। कौन से? न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? डीएनए तथा आरएनए। अब इसी डीएनए आरएनए को समझने के लिए देखो, अब हमने क्या कहा कि ये बने किसके होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बच्चों? जटिल कार्बनिक यौगिकों से का मिश्रण है। ये यौगिकों का मिश्रण है। जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या है? ये मिश्रण है। क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब ये जटिल कार्बनिक यौगिक में क्या क्या शामिल होता है? तो देखो, हम छोटा सा पॉइंट यहां पर समझते हैं। तो ये जटिल कार्बनिक जो यौगिक है हमारे, एक होता हमारा नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी क्षार, या इसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी बेस, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस। दूसरा होता है हमारा शर्करा, पेंटोज शर्करा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शर्करा। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? पेंटोज शर्करा। और तीसरा जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फास्फेट। फास्फेट। ये तीन कार्बनिक यौगिक कंपाउंड होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कि न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रोजनी बेस, या ये इसको हमें समझना है, नाइट्रोजनी बेस। ये इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है किसका? न्यूक्लिक एसिड का।
अब देखो ये दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है, क्या? नाइट्रोजनी बेस। अगर हम देखें अब इसके जो कंपाउंड्स है, किसके? नाइट्रोजनी बेस के। अब ये नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार का होता है। नंबर एक को बोलते हैं प्यूरीन, प्यूरीन, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है पिरामिडीन, ठीक है। ये जो नाइट्रोजनी बेस है ये दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है प्यूरीन और एक क्या होता है पिरामिडीन। अब देखो, और यही जो मिश्रण है ये किसमें पाया जाता है? डीएनए में भी पाया जाता है। डीएनए में भी यही मिश्रण पाया जाता है, किसका? नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शर्करा और फास्फेट। और आरएनए में पेंटोज शर्करा की मात्रा अधिक होती है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जनरली आपसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो ध्यान रखना है नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फेट। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, तो क्या बोल देना है? नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा क्या होता है हमारा? शर्करा। और तीसरा क्या होता है? फास्फेट। ये भी पॉइंट परीक्षाओं में बनते हैं। तो और नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, किसमें? प्यूरीन और एक को क्या बोलते हैं? पिरामिडीन, ठीक है। अब प्यूरीन भी दो पार्ट में होता है, आपने पढ़ा भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एडेनिन, एडेनिन, और दूसरा होता है ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक है। या इसको हम एजी भी लिख सकते हैं ऐसे। एडेनिन और ग्वानिन किसमें होते हैं? प्यूरीन में। और पिरामिडीन में क्या होते हैं हमारे? एक होता है हमारा एजी, थायमीन, थायमीन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा साइटोसिन, साइटोसिन। ये चार प्रमुख बेस होते हैं, दो पार्ट में बटे होते हैं, एक प्यूरीन और दूसरा पिरामिडीन। अब ये दोनों, या एजी टीसी, इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार से कि एजी ये है एडेनिन, ग्वानिन, और इनका संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है कि हम किसी भी मानव में अंतर कर सकते हैं, या दो मानव के शरीर के स्ट्रक्चर में या दो मानव की कार्य प्रक्रिया में समान अंतर कर सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट का अंतर, ठीक है, रेटिना का अंतर। इनका संयोजन कुछ इस प्रकार का होता है कि हम दो मानव प्रजातियों में या दो मानव में समान तरीके से अंतर बता सकते हैं कि ये डीएनए इसका है या ये डीएनए इसका है। तो डीएनए समानता किसका बना होता है? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट का। और इसके दो पार्ट है, प्यूरीन और पिरामिडीन। पिरामिडीन, प्यूरीन में क्या कहता है? एडेनिन और ग्वानिन, और इसमें क्या होता है? थायमिन और साइटोसिन। अब इसी प्रकार क्या होता है? आरएनए, आरएनए। अब देखो डीएनए क्या होता है? ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। और डीएनए में ही एक और सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन। इस पर हम आगे बात करेंगे, बस पॉइंट समझ लो। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? जेनेटिक्स की। और जेनेटिक्स का मतलब क्या है? कि अनुवांशिकी, अनुवांशिकी गुणों को जो भी विधि और कारण है ट्रांसफॉर्मेशन होने के, उसका हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। तो डीएनए का जो अति सूक्ष्मतम पार्टिकल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। और यही जीन क्या होते हैं? अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिन गुणों का संचरण हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार क्या है? जीन। मनुष्य में विभिन्न रोगों के लिए जिम्मेदार क्या है? जीन, ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर, हम काले हैं, गोरे हैं, हमारे बाल सफेद हैं या काले हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। तो जीन डीएनए का अति सूक्ष्म पार्ट है जो अनुवांशिक गुणों को क्या करता है? वहन करता है, ठीक है। अब आरएनए क्या होता है? आरएनए में भी देखो यही नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शर्करा और फास्फेट शर्करा, बस। परंतु आरएनए में पेंटोज शर्करा की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? पेंटोज शर्करा की मात्रा अधिक होती है। और आरएनए में क्या होता है कि जो हमारा थायमिन है, कौन सा है? थायमिन बेस है, इसके स्थान पर यूरेसिल नामक बेस होता है। यूरेसिल नामक बेस होता है, ये आपको ध्यान में रखना। थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। और आरएनए का काम क्या होता है कि ये देखो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए का मेन काम क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अब जनरली आरएनए आप जानते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दोनों ही क्या हमारे अम्ल है,
बेसिक क्या है, अम्ल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीएनए और आरएनए किसका बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट का। डीएनए में ही क्या पाए जाते हैं, 4 बेस, प्रमुख बेस पाए जाते हैं जिनसे हम किसी भी मनुष्य में समान अंतर कर पाते हैं। आरएनए में क्या होता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होना। अब देखो थोड़ा सा हम डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। तो देखो डीएनए और यहां पर मैंने लिख दिया आरएनए। अब देखो डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे यू, इस प्रकार से बना होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अब देखो डीएनए की जो खोज है, ये कह सकते हो डीएनए के बारे में सबसे पहला जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है, कार्ल्सबर्ग ने। किसने किया था, कार्ल्सबर्ग ने। डीएनए का पहली बार जो उद्घाटन, ये कह सकते हो डीएनए की खोज है, वो किसने की थी, कार्ल्सबर्ग ने की थी। लेकिन डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स सिस्टम या द्विकुंडलीनुमा संरचना। इसको हम क्या बोलते हैं, द्विकुंडली नुमा संरचना, द्विकुंडली नुमा संरचना, ठीक है। ये डबल हेलिक्स सिस्टम, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है वाटसन एंड क्रिक, 2 बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स सिस्टम या द्विकुंडलीनुमा संरचना की खोज की थी। कब, 1953 में। और इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। देखो बायोलॉजी का तो कोई नोबेल पुरस्कार होता नहीं है, तो भौतिकी का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको, वाटसन और क्रिक को, इनकी द्विकुंडलीनुमा संरचना के लिए, ठीक है। आरएनए क्या होता है कि ये सिंगल हेलिक्स सिस्टम होता है और इसका काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है क्या, आरएनए, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अब डीएनए में ही अति सूक्ष्म रूप में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, ठीक है। और जीन ही समस्त रोगों के लिए क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। अब देखो पूरी दुनिया में डीएनए पर बहुत सारी रिसर्चेस हुई है, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट की गए हैं। तो द्विकुंडलीनुमा संरचना किसने खोज की थी, वाटसन और क्रिक ने 1953 में, और इसके लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब डीएनए के ही अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, ठीक है। ये अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल्स है क्या, जीन। अब जीन शब्द का जो नामकरण है वो किसने किया था, हमने पिछली क्लास में बताया था, जोहानसन ने। किसने किया था, जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने किया था। अब देखो डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी के भी बारे में या किसी की भी जानकारी को देने में, या कह सकते हो कि किसी भी सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतरित करने का कार्य करता है। और उसके लिए जो जिम्मेदार पार्टिकल्स है वो क्या है, हमारा जीन है, ठीक है। अब देखो जीन पर हमने बात की, जीन। अब देखो जीन क्या है, अत्यंत सूक्ष्म पार्ट है। और देखो जीन के संबंध में भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, ठीक है। इन्होंने भी इस पर एक रिसर्च की और इसकी एक खोज की जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की खोज की और इन्होंने बताया जेनेटिक कोड क्या था कि प्रत्येक जीन, किसी भी डीएनए में जो भी जीन है वो किसी खास लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। कोई भी जीन जो डीएनए में पाया जाता है वो किसी खास लक्षण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मानव शरीर में
कुल 8 प्रकार के जीन ऐसे होते हैं जो किसी भी रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मानव शरीर में 8 जीन ऐसे होते हैं जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि इनमें हम क्या कर दें, इनका किसी भी प्रकार से संकरण कर दें या इनकी जीन मैपिंग कर दें, या कह सकते हैं जीन थेरेपी या जीन इनके ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए जाएं, तो व्यक्ति को बीमारी से बचाया जा सकता है। यानी उसका कह सकते हैं एक नए वैज्ञानिक उपचार करके उसको उस रोग से निजात दिलाया जा सकता है। तो जीन क्या है? अत्यंत सूक्ष्म इकाई है जो किसमें पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो पूरी दुनिया में डीएनए को ये कह सकते हो, यूरोप के अधिकांश देशों में डीएनए को एक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? साक्ष्य के रूप में। परंतु भारत में डीएनए को एक विटनेस के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये यूं कह सकते हैं एक गवाह के रूप में माना जाता है। गवाह के रूप में माना जाता है। स्पेशली यूएसए और ब्रिटेन ऐसे हैं जिन्होंने इसको क्या एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया है। सपोज करिए कोई भी व्यक्ति कि जैसे मान लो कहीं पर कुछ भी ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ भी मारपीट ऐसी की हुई है जिसके कारण उसने अपने साक्ष्य के रूप में अपने हाथों से कुछ भी किया हो, या कोई उसका स्किन का कोई पार्ट रह गया हो, बाल टूट करके गिर गया हो, कोई भी ऐसा पार्ट, उसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि ये इस व्यक्ति ने यहाँ पर इस प्रकार का कह सकते हो घटना को अंजाम दिया है। तो इन देशों में क्या मान लिया जाता है? उसको एक साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यूएसए और ब्रिटेन में। परंतु भारत में सिर्फ इसको क्या माना जाता है? एक गवाह, एक आई विटनेस के रूप में ही एक्सेप्ट किया जाता है। किसको? डीएनए को। और लगभग दुनिया भर के देशों में डीएनए फिंगरप्रिंटों की स्थापना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्थापना की गई है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है? तो आपको बोल देना है हैदराबाद में है। हैदराबाद में है, जहाँ पर जीन के डीएनए के बारे में क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है, पता लगाया जाता है कि ये किस व्यक्ति का है, कैसा है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो भारत में अगर पूछेगी डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पर स्थापित है, तो आपको क्या बोल देना है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो ये देखो डीएनए और आरएनए से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसी पर हम विस्तार से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि जीन मैपिंग क्या होती है, ठीक है, जीन ट्रांसमिशन, जीन इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।